नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मैं ताराचंद एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर क्रमांक 3 है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% आपके बोर्ड में आने की दोस्तों इनकी संभावना अधिक है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालते हैं और उसके अलावा वहां पर एक मार्क्स जो आपके बोर्ड परीक्षा में कटने नहीं चाहिए वो भी हम वहां पर क्विज डालते हैं आपके लिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए और ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो करते हैं आज की इस क्लास का शुभारंभ। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास विद्युत धारा की विमा है। तो दोस्तों, विद्युत धारा की विमा है एम्पियर या A1T1 या A1T-1 या L1T-1। तो विद्युत धारा की विमा क्या होती है? एम्पियर इसका मात्रक होता है। तो इसके एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? ए से, तो A1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्रमांक 2। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दोस्तों हम अति लघुत्तरात्मक यानी बहुविकल्पीय से लेकर लघुत्तरात्मक प्रश्न तक डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम गुणा मीटर, ओम, महो या ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो दोस्तों इसका मात्रक होता है ओम गुणा मीटर। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। महो चालकत्व का। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स किसे कहते हैं? या महो बटा मीटर या महो मीटर इनवर्स। ये किसका होता है? चालकता का होता है। तो ओम गुणा मीटर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। मैं चारों का बता दिया हूं दोस्तों आपको। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 3 है गतिशीलता का विमीय सूत्र है। तो देखिए दोस्तों, गतिशीलता का विमीय सूत्र M1L1T-3 A-1, M1L2T-3 A-2, M1L2T-3 A-1 और M1L0T2 और उसके बाद है A1। तो अब आपको दोस्तों इनका निकालना आना चाहिए कि उसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो गतिशीलता होता है म्यू बराबर VD/E, या गतिशीलता का मात्रक एक होता है मेरे पास मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट गुणा सेकेंड। तो मीटर को मैं किस में मापता हूं दोस्तों? मीटर को मैं मापता हूं दोस्तों L2 यानी लंबाई L2 हो जाएगा। उसके बाद वोल्ट का क्या होता है? वोल्ट का होता है M1L2T-3 और A-1। ये किसका होता है? वोल्ट यानी विद्युत विभव का। विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। समय सेकंड इसको किस में मापते हैं? T1 में। तो इसका मात्रक हो जाएगा। अब इस पर इसका मैं विमीय सूत्र यदि इसका सॉल्यूशन निकालूंगा तो देखिए L2 ऊपर है, ये M1 ऊपर जाकर नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? M-1। L2 नीचे है और L2 ऊपर है, तो L2 नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो L2 माइनस और L-2 कितना हो जाएगा? L0। तो M-1 L0 ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद T-3 नीचे है, T1 है, तो T-3 और T1 कितना बच गया? T2। T-2 ऊपर जाने पर क्या बच जाएगा? T⁻2 यानी T2 हो जाएगा। और नीचे A-1 है, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा? A1। M-1 L0 T2 A1 ये इसका विमीय सूत्र होता है। M1 L0 T2 A1 कौन सा करेक्ट आंसर है दोस्तों? D इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन क्रमांक 3। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था विमीय सूत्र, मात्रक, विमा, ये तीनों प्रश्न आपके कहीं से भी हो, आप बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे, ये देख लेना दोस्तों। तो उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 4 है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 4 है किरचॉफ या किरचॉफ का संधि नियम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? ए है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, बी है आवेश संरक्षण सिद्धांत, सी है उपरोक्त में से कोई नहीं, डी है ए और बी, दोनों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं? उपरोक्त सभी और ये जो ए और बी और सी ये दिख जाते हैं, इस पर करेक्ट कर देते हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। पहले किरचॉफ का संधि नियम देखिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत वोल्टता नियम या लूप नियम या किरचॉफ का द्वितीय नियम पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। जबकि जो संधि नियम प्रथम नियम है वो हमारे पास निर्भर करता है
किस पर? किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत की क्या करता है? अनुपालना करता है। इसकी पालना करता है तो आवेश संरक्षण सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 5 दिया हुआ है मुझे, ओम का नियम किसे कहते हैं? वेरी 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 डॉट 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 अनंत इंपोर्टेंट लगा लो। ओम का नियम किसे कहते हैं? स्पष्ट ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ। तो अब आपको इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में लिखना है, पहले हेडिंग लगा लीजिए ओम का नियम। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी? ताप, लंबाई, क्षेत्रफल नियत रहे तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यानी भौतिक अवस्थाएं ताप, लंबाई, क्षेत्रफल नियत रहे तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V I के समानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां पर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक कांस्टेंट वैल्यू देता है जिसे कहता हूं मैं R। R क्या है? प्रतिरोध है, ध्यान रखना है। अब देखना, मैंने आपको पहले बताया था जहां पर समानुपाती का चिन्ह आ जाता है ग्राफ ऊपर चढ़ता जाएगा, यानी V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, I घटेगा तो V भी घटेगा, ये निर्भर है। और यदि मान लीजिए यहां पर V प्रोपोर्शनल टू 1/I आ जाता तो वहां पर जो ग्राफ है वो इस प्रकार का आता है दोस्तों। ग्राफ में यहां बना देता हूं रफकारे, मान लीजिए इसको, इस प्रकार का ग्राफ आता है, यानी V घटेगा तो I घटेगा और I घटेगा तो V भी घटेगा। ये इस पर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन को अभी आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और आगामी वर्ष भी पूछे जाने की संभावना है। विभवमापी का तार, मीटर सेतु का तार और तार आबद्ध प्रतिरोध ये मैग्नीज, कांस्टेंटन या नाइक्रोम आदि के क्यों बने होते हैं? ये भी दे सकता है मैग्नीज के क्यों बने होते हैं या कांस्टेंटन के क्यों बना दे सकता है, एक भी दे सकता है, कंप्लीट भी दे सकते हैं। तो इसका आपको आंसर क्या लिखना है? इनके दो प्रमुख कारण हैं दोस्तों। वो पहला कारण मुझे कहता है कि इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है, यानी यदि इनकी प्रतिरोधकता अधिक भी होगी तो इस पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी विभवमापी का तार और मीटर सेतु का तार मैग्नीज, कांस्टेंटन, नाइक्रोम के बने होते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधकता रो है वो अधिक भी हो जाएगी तो ताप का प्रभाव ताप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनकी प्रतिरोधकता भी क्या होती है? अधिक होती है। प्रतिरोधकता अधिक होती है इसलिए भी इसके क्या होते हैं? इसके बने होते हैं। अगला क्वेश्चन क्रमांक 7 आपको दिख रहा है, सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। सेल का विद्युत वाहक बल, पहले आपको इस प्रकार हेडिंग लगानी है, लिखना है खुले परिपथ में, खुले परिपथ यानी बंद नहीं होना चाहिए, जब सेल से धारा प्रवाहित न हो, सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। दोस्तों विद्युत वाहक बल की दो डेफिनेशन है, लेकिन मैंने ये डेफिनेशन इसलिए यहाँ पर लिखी है क्योंकि इसी डेफिनेशन से आंतरिक वोल्टता है उसकी भी यहाँ आ जाता है बंद परिपथ में जब सेल से धारा प्रवाहित हो। सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच के विभवांतर को आंतरिक वोल्टता कहते हैं, ये है। तो सेल का विद्युत वाहक बल की परिभाषा ये होती है, खुले परिपथ में जब सेल से धारा प्रवाहित न हो, सेल के दोनों टर्मिनलों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसका मात्रक जरूर रट लेना दोस्तों, मात्रक पूछेगा। बल आ गया, आप लिखोगे एन, एन मतलब न्यूटन। वी में सूत्र पूछेगा, आप लिखोगे m1 L1 T-2, जबकि इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। जो विद्युत विभव की विमा होगी वो इसकी विमा होगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है मुझे, किरचॉफ के संधि नियम को समझाइए। किरचॉफ का संधि नियम, अब आप प्रथम नियम, द्वितीय नियम समझते हो लेकिन संधि नियम से नहीं समझते हो, तो संधि नियम कहते हैं दोस्तों किरचॉफ के प्रथम नियम को। तो पहले हेडिंग लगाना है, किरचॉफ का संधि नियम। इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय मीन्स होता है मतलब प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, यानी मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। और ये नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए मैंने इसको आपको डायग्राम से समझा रखा है। ये एक बिंदु है, इस पर कोई धारा इधर से आ रही है, कोई जा रही है। I1 इस बिंदु पर आ रही है, I2 भी आ रही है, I3 भी इससे आ रही है, जबकि I4 और I क्या है? जा रही है। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। आने वाली जो इस बिंदु पर जो धाराएं आती है उसको तो प्लस से डिनोट करते हैं, जबकि जो धारा यहाँ से निकलती है वो माइनस में लिखी जाती है। तो देखिए I1, I2 और I3 यहाँ पर आ रही है तो ये प्लस में, I4 और I5 यहाँ से क्या निकल रही है? बाहर, तो ये इससे क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी।
समझ में आ गया। क्वेश्चन क्रमांक 9 दिया हुआ है मुझे, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति, तो आपको पहले तो क्या करना है, विद्युत ऊर्जा की हेडिंग लगानी है। किसी परिपथ में धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए, धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। किसी परिपथ में धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। उसके बाद है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति की डेफिनेशन होती है, किसी परिपथ में धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। दोस्तों दोनों डेफिनेशन में कुछ भी अंतर नहीं है। यहाँ तो कार्य करने की दर होती है, जबकि विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य ये खुद कार्य करता है, जबकि इसमें दर आती है। ये क्या होती है, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति की डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन क्रमांक 10 देखिए आप। क्वेश्चन क्रमांक 10 देखिए, मुझे दिया हुआ है उपरोक्त चित्र का वर्ण कोड ज्ञात करो। यानी ये ए और बी है। पहले मैं ए पर डिस्कस कर लेता हूं। दोस्तों बोर्ड परीक्षा में यहाँ से ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा, जरूर आएगा, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी पेपर बना लो आप फिजिक्स का 12th बोर्ड। तो पहला है, 4 धारियां आपको दी जाती है। पहली धारी में लिख रखा है लाल, दूसरी में लाल, थर्ड में लाल और फोर्थ में चांदी जैसा। तो लाल को क्या लिखते हैं, फर्स्ट जो होती है उसको आप लिखते हो। अब जो फर्स्ट और सेकंड धारी होती है वो किसको डिनोट करती है, रंग को। तो लाल किस पे आती है, बी रोय, बेबी रोय। ब्लैक पहले आता है ब्लैक, ब्राउन और फिर रेड। तो थर्ड रेड है, तो 0 से स्टार्ट होता है, तो थर्ड नंबर 0 1 2, 3 नंबर पर है तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 और फिर लाल है, दोनों धारियां किसको डिनोट करती है, रंग को। तो 2 2 यानी 22। उसके बाद क्या आता है, लाल, फिर लाल आ रहा है, अब इसके गुणक को दर्शाएगी। तो लाल का गुणक क्या होता है, 10 की घात 2। मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तुम्हें, और आई बटन में भी ऊपर मिल जाएगा आपको, तो वहां पर भी आप ध्यान रखना, मैं आपको बता दूंगा। वहां पर ट्रिक के साथ मैंने बताया है कि अंक गुणक सहनशीलता या संयता कैसे बताई जाती है, तो आप उसको भी समझ सकते हो। और ये क्या आता है उसके बाद ओम, तो ओम का ये साइन होता है दोस्तों, या ओम का एक अन्य साइन ये भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद सहनशीलता प्लस माइनस लगा के, चांदी जैसा, चांदी की सहनशीलता होती है दोस्तों 10%। कितनी होती है, सहनशीलता को परसेंट में लिखते हैं। उसके बाद सेकंड है पीला, बैंगनी, हरा, सुनहरा। दोस्तों जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, कार्बन प्रतिरोधों के वर्ण कोड है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। पीला बैंगनी, भूरा, सुनहरा। पीला, अब आप देखिए पीला पर कौन सा नंबर आता है, पीला पर नंबर आता है दोस्तों 4, और बैंगनी पर भी 7, बैंगनी का नंबर आता है 7। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, गुणक। तो भूरा का गुणक होता है दोस्तों 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, जबकि काला के 10 की पावर 0 या 10 की पावर 0 का 1 भी लिखते हैं। ओम प्लस माइनस। सुनहरा, अब देखिए सुनहरा की कितनी होती है, सहनशीलता होती है दोस्तों 5%। तो 47 गुणा 10 ओम प्लस माइनस 5%, या ओम को आप बाहर भी लिख सकते हो दोस्तों, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक 11 देखिए, प्रतिरोधों के पार्श्वक्रम। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, कोई नहीं रोकेगा इसको। तो प्रतिरोधों के पार्श्वक्रम या समांतर क्रम संयोजन को समझाइए। पार्श्वक्रम को समांतर क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो पार्श्वक्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर समान होता है, यानी विभवांतर में डोंट चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तथा कुल धारा सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। जबकि जो धारा होती है वो क्या हो जाती है, बट जाती है और बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ से ये मैंने विद्युत विभव वोल्ट लगा रखा है प्लस माइनस, यहाँ से धारा बह रही है। अब समांतर क्रम संयोजन है, यहाँ से देखिए धारा बढ़ जाएगी, कुछ धारा इधर चली 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 जाएगी और कुछ इधर, फिर ये यहाँ से आकर पुनः इस प्रकार चली जाती है, इस प्रकार राउंड लगाती है। तो यह पार्श्वक्रम क्या है, संयोजन है। तो देखिए पार्श्वक्रम I का फॉर्मूला होता है V/R। तो देखिए विभवांतर समान होता है और धारा बटेगी, तो विभवांतर V/R1, I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। तो उसके बाद क्या होगा, I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि टोटल करेंगे तो I बराबर हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब यहाँ से क्या होगा, V मुझे कॉमन लेना होगा,
कॉमन लेता हूँ तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसको मैंने बना दिया इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट। अब माना तुल्य धारिता Rp है। ऐसे प्रश्न दोस्तों बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जाएगा, कोई भी नहीं रोकेगा, आप रट के चले जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट रटना नहीं है दोस्तों, समझना है। तुल्य धारिता क्या मानिए Rp, जबकि श्रेणी क्रम में Rs मानते हैं। I बराबर V/Rp। अब इस I के स्थान पर मैं V/Rp रख दूंगा तो V/Rp हो जाएगा V/Rp बराबर V 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ से V और V क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचा 1/Rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब मान लीजिए प्रतिरोध में तीन ही क्या लगे हुए हैं, 3 ही प्रतिरोध लगे हुए हैं, R1 R2 और R3। मान लीजिए कहीं प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर इस प्रकार आ जाता 1/r2 1/r2 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/rn, यानी कई सारे प्रतिरोध हैं। अब मान लीजिए मैं इन तीनों को R1 R2 R3 और Rn सबको मान लीजिए सबकी वैल्यू बराबर है, जो R के बराबर मैंने मान रखा है, तो 1/Rp हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 प्लस 1/r। किसके बराबर माना मैंने, R के बराबर। अब देखिए ये तीनों एक ही क्रम में है, तो ये n बार जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/Rp बराबर n/r, n बार जुड़ रहा है, तो Rp बराबर क्या हो जाएगा, मुझे तो Rp निकालना है। ध्यान रखना, यदि आप बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल आता है तो 1/Rp निकालोगे तो फिर उसको उल्टा करना है, क्योंकि मुझे तो समांतर क्रम संयोजन वैल्यू निकालनी है, तो Rp निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। Rp बराबर R/n। ये इसका क्या है, ये एक डेरिवेशन है दोस्तों। समझ में आ गया? अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने ये समझाया हुआ है भी, लेकिन आपको अच्छी प्रकार से मैंने यहाँ भी बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी आपके बोर्ड परीक्षा में 4 या 5 नंबर का पूछा जाएगा। मीटर सेतु का परिपथ चित्र बनाइए या नामांकित चित्र बनाइए और सिद्धांत लिखिए, और ये भी दे सकता है बनावट भी लिखिए, बनावट भी दे सकता है। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है सिद्धांत लिखिए। तो मीटर सेतु, यदि आपको पूरी कार्य बनावट पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम बना देंगे वीडियो आपके लिए। तो मीटर सेतु आपको पहले हेडिंग लगानी है, पहले तो इसके बारे में, मीटर सेतु के बारे में लिखना है, मीटर सेतु होता क्या है, उसके बाद इसका परिपथ चित्र बनाइए आप। तो मीटर सेतु व्हाइट स्टोन ब्रिज या व्हाइट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध होता है जिसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी होती है, वो देखेंगे अभी। अब इसका परिपथ चित्र कैसे बनाते हैं, देखिए ये हमारे पास एक प्रतिरोध है, ये 3, यहाँ पर इन दोनों के मध्य एक Rb प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ है, और ये S अज्ञात प्रतिरोध है जिसकी मुझे क्या निकालना है, वैल्यू। और इन दोनों के मध्य ये 100 मीटर, ये क्या है, 100 मीटर लंबा तार, इसकी टोटल लंबाई लेंथ है दोस्तों, इसकी टोटल लेंथ मुझे निकालना है। ये टोटल 100 होती है लेंथ, ध्यान रखना। टोटल 100 मीटर का लंबाई का तार है एक, जिसकी यहाँ से गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, यहाँ तक गैल्वेनोमीटर G जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक के बिंदु मैंने मान लिया है डिस्टेंस L, ये L है और टोटल 100 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L डिस्टेंस हो जाएगी। अब यहाँ से ये K जुड़ी हुई है कुंजी, और E ये विद्युत सेल का विद्युत भाग बल जुड़ा हुआ है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और RH ध्यान रखना है, ये यहाँ पर गलत हो गया है, मिस्टेक। यहाँ से ये इससे जुड़ा होकर RS धारा नियंत्रक पर आ रहा है, ठीक है, धारा नियंत्रक। आपको दोस्तों इसको समझ लेना। Rb क्या है, अब आपको यह भी समझाना कि Rb क्या है, प्रतिरोध बॉक्स, E क्या है, सेल, S क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, G धारामापी या गैल्वेनोमीटर, K कुंजी, RH धारा नियंत्रक। ये अपना क्या हो गया, परिपथ चित्र। क्या हो गया, परिपथ चित्र। अब उसके बाद क्या है, सिद्धांत लिखिए। अब दोस्तों मुझे क्या लिखना है, सिद्धांत। तो देखिए उसी डायग्राम से मुझे क्या निकालना है, सिद्धांत बनाना है। तो आप ध्यान रखिए सिद्धांत किससे बनाना है, व्हाइट स्टोन ब्रिज या व्हाइट स्टोन सेतु पर ये क्या करता है, कार्य करता है। तो देखिए मैंने चार प्रतिरोध ले लिए, P Q R S, 4 प्रतिरोध इससे जोड़ दिए हैं। G बीच में धारा मापी या गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है इस B बिंदु से D तक, और ये RS धारा नियंत्रक से जुड़ा हुआ है। उसी डायग्राम को मैंने व्हाइट स्टोन ब्रिज पर के आधार पर बना दिया है। K कुंजी है, इस सेल का विद्युत वाहक बल है, ओके। अब यहाँ से देखिए, यदि आपने ध्यान से देखा है, ये जो चीज़ है, ये यहाँ की, ये जो यहाँ तक लंबाई है वो
किससे डिनोट कर रखा है मैंने, P से। ये किससे डिनोट कर रखा है, Q। तो ये P किसके बराबर है, L के बराबर। Q किसके बराबर है, 100 माइनस L के बराबर। तो मैंने P प्रतिरोध ये मान लिया, क्यों, ये क्योंकि मैंने ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित कर दिया है। तो P किसके समानुपाती हो जाएगा, P समानुपाती हो जाएगा दोस्तों L के, क्योंकि L उसके बराबर माना गया है। और जो Q है वो किसके बराबर हो जाएगा, 100 माइनस L, 100 माइनस L। अब यहाँ से मैं समानुपाती हटाता हूँ, तो समानुपाती हटाने पर एक कांस्टेंट वैल्यू देता है मुझे, उसे कहते हैं सिग्मा। P बराबर सिग्मा L। और यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा कांस्टेंट और 100 माइनस L, 100 माइनस L हो जाएगा। जहां सिग्मा क्या है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध, लिख लीजिए एकांक लंबाई का प्रतिरोध। एकांक लंबाई का क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब देखिए ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, क्योंकि P और Q इन दोनों की मुझे वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, P और Q को आपस में डिवाइड कर दूंगा। तो सिग्मा L P बटा Q बराबर, P की वैल्यू कितनी है, सिग्मा L, उसी प्रकार Q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 100 माइनस L, सिग्मा 100 माइनस L। अब यहां से देखिए सिग्मा से सिग्मा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो P बटा Q बराबर क्या हो जाएगा, L बटा 100 माइनस L। इक्वेशन क्रमांक फर्स्ट, ये क्या आ गया, समीकरण नंबर 1। उसके बाद मुझे क्या करना है, संतुलन की स्थिति में संतुलन की स्थिति में क्या होगे, देखिए तीनों जो 4 प्रतिरोध दिख रहे हैं वो P बटा Q होगा, ये इन दोनों की वैल्यू है तो इन दोनों के बराबर भी आएगी। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है P बटा Q, तो यहाँ से मान लीजिए यदि P बटा Q होता है तो R बटा S के भी क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। P बटा Q बराबर क्या हो जाएगा, R बटा S। तो देखिए P बटा Q की वैल्यू आई है मेरे पास L बटा 100 माइनस L बराबर क्या हो जाएगा, R अपॉन S, R अपॉन S। तो इसको आपस में क्या हो जाएंगे, वज्र गुणा SL, L बराबर R 100 माइनस L। अब अज्ञात प्रतिरोध मैंने क्या लिया था, अज्ञात प्रतिरोध मैंने लिया था S, यहाँ पर ये S है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में S है। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालना है, S की। तो S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर क्या हो जाएगा, R 100 माइनस L बटा 100 माइनस L बटा L, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, R, यानी S ये R 100 माइनस L और ये L किसके आ जाएगा, डिवाइड में इसके आ जाएगा। तो ये इसका अज्ञात प्रतिरोध S का मान मैंने क्या निकाल दिया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक, अगला क्वेश्चन क्रमांक है 13, तार आबद्ध प्रतिरोध और कार्बन प्रतिरोध में अंतर स्पष्ट करिए। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों और आगामी वर्ष भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आपको पहले हेडिंग लगाना है तार आबद्ध प्रतिरोध और कार्बन प्रतिरोध में अंतर। अब देखिए एक तरफ लिखाना है तार आबद्ध प्रतिरोध, दूसरी तरफ कार्बन प्रतिरोध। अब आपको कभी भी क्वेश्चन केमिस्ट्री, फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपको अंतर के बारे में पूछा जाए तो आपको बॉक्स बनाना है, ऐसे डिब्बा मेथड में नहीं करना है जैसे आप पैराग्राफ बनाते हो। इट्स रॉन्ग दोस्तों, गलत हो जाएगा, आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, और ऐसे करोगे नंबर पूरे मिलेंगे। तो पहला है तार आबद्ध प्रतिरोध क्या होते हैं, अधिक महंगे होते हैं, जबकि कार्बन प्रतिरोध सस्ते होते हैं। इनका आकार, जो तार आबद्ध प्रतिरोध होते हैं इनका आकार बड़ा होता है, जबकि कार्बन प्रतिरोध का आकार क्या होता है, छोटा होता है। इनकी परास जो साइज होती है वो कम होती है, इसके आकार बड़ा होते हैं, जबकि परास इसकी क्या होती है, कम होती है, जबकि आकार बड़ा होता है। और इनकी परास अधिक होती है जबकि आकार छोटा होता है। अब यदि मैं इसकी तार आबद्ध प्रतिरोध की बात करूं तो उदाहरण मैग्नीज, कांस्टेंट, नाइक्रोम, जबकि कार्बन प्रतिरोध का उदाहरण होता है कि ये किसके बने होते हैं, कार्बन के, जबकि तार आबद्ध प्रतिरोध मैग्नीज, कांस्टेंट, नाइक्रोम के बने होते हैं। तो दोस्तों ये आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्रमांक 13 जो बोर्ड परीक्षा में आने की दोस्तों 100% संभावना है। तो आप इनको जरूर याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि आपने अभी तक भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह, बस आप अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, हम आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। हम आपसे यही चाहते हैं कि आप बस शेयर करिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोस।